इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं को पढ़ा था और अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं या आप पहले पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र क्या है। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र को समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। विषय सामग्री का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र में किन किन बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा ये है कि इसका क्षेत्र को समझने के लिए प्रकृति को भी जानना आवश्यक है। प्रकृति का मतलब ये है कि ये अर्थशास्त्र विज्ञान मानेंगे हम इसको कि कला मानेंगे, और इसकी सीमाएं क्या क्या है, मतलब किन किन क्षेत्रों तक इसका अध्ययन किया जाता है, किन किन बिंदुओं को इसमें शामिल किया जाता है। यही है अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विषय सामग्री क्या है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझने के लिए पुरानी जो हमने परिभाषाएं पढ़ी थी उस पर फिर से गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जो परिभाषाएं हैं वही विषय सामग्री को स्पष्ट कर देती है। जैसे सबसे पहले हमने धन संबंधी परिभाषा पढ़ी थी एडम स्मिथ की, जिन्होंने माना कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है, और मनुष्य एक आर्थिक मनुष्य है, वो केवल धन कमाता है, वो विवेकशील है, राज्य को उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सब बातें जो है वो उसकी विषय सामग्री को स्पष्ट करती हैं, लेकिन ये पुराना दृष्टिकोण था। दूसरा दृष्टिकोण हमने मार्शल का पढ़ा, जो कल्याणवादी विचारधारा पर आधारित था कि अर्थशास्त्र में ये अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार धन का जन कल्याण के लिए, भौतिक कल्याण के लिए प्रयोग हो, ये इसकी विषय सामग्री है, ऐसा मार्शल ने माना। तीसरी जो बहुत ही मानी हुई जो परिभाषा थी वो दुर्लभता संबंधी परिभाषा थी, जो बताती कि जहाँ निर्णय की समस्या आती है और साधन सीमित होते हैं, वैकल्पिक होते हैं, वहाँ अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो उनके हिसाब से जहाँ जहाँ निर्णय की समस्या आएगी वहाँ पे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री वही होगी। चौथी जो विचारधारा है, जो विकास केंद्रित है और अभी वर्तमान में प्रचलित है, जिसमें रॉबिन्स की परिभाषा के साथ साथ आर्थिक विकास संबंधी विचारधारा को भी शामिल किया गया है। मतलब दुर्लभता है अगर किसी साधन की, तो उसे न केवल वर्तमान प्रयोग में किस प्रकार लाया जाए बल्कि भविष्य के लिए उसको किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, इसका अध्ययन भी, मतलब आर्थिक विकास का अध्ययन भी अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो 4 प्रकार की यहाँ विचारधारा हो गई, लेकिन जो चौथी विचारधारा है विकास केंद्रित, उसके अंतर्गत विषय सामग्री को 5 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः यही इसकी विषय सामग्री कहलाएगी, जिसको कि हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। प्रमुख आर्थिक क्रियाएं, प्रमुख आर्थिक क्रियाएं इनको माना जाता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा 11वीं 12वीं की कक्षा में। ये होती है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग जो है, जब सामान्य अर्थ में जब हम किसी वस्तु को यूज़ करते हैं तो वो उपभोग होता है और उनसे हमको संतुष्टि मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग करते हैं हमको तो संतुष्टि मिलती है, लेकिन वस्तु की उपयोगिता धीरे धीरे कम या नष्ट होती जाती है। इसलिए माना जाता है कि उपभोग क्या है, उपभोग उपयोगिता को नष्ट करने की क्रिया है। और जाहिर सी बात है कि अगर उपभोग नहीं होगा तो फिर अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी। उपभोग होता है तो फिर मांग होती है, मांग होती है तो उत्पादन होता है। तो ये आर्थिक क्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी है उपभोग। अगर ये ना हो तो मंदी का बहुत बड़ा कारण जो है ये बन जाती है। आगे आप लोग पढ़ेंगे। दूसरी जो क्रिया है, तो उपभोग में और एक बात बता देना चाहती हूँ मैं कि उपभोग में फिर हम किस किस विषय सामग्री को, किस किस विषय वस्तु को पढ़ेंगे। मांग है, मांग का नियम है, उपयोगिता है, आवश्यकता है, और कहना चाहिए तटस्थता वक्र है, गणनावाचक, जिसको गणनावाचक, क्रमवाचक, उपयोगिता विश्लेषण, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन जो है वो उपभोग के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा जो है वो दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी है, उत्पादन। बिना उत्पादन के तो उपभोग नहीं होगा, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। तो जहाँ उपभोग उपयोगिता को नष्ट करता है, वही उत्पादन जो है उपयोगिता का सृजन करता है। इसका मतलब है जब भी कोई उत्पादन कार्य होता है
या तो कोई नई वस्तु बनती है या फिर किसी वस्तु की उपयोगिता पहले की तुलना में बढ़ जाती है, तो वो उत्पादन क्या होगा? उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का निर्माण करना। और उपभोग होगा तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो उपभोग होगा। लेकिन केवल उत्पादन कर देने से ही काम नहीं चलता। अगर खेत में अनाज उगा दिया जाए और वहीं पड़ा रहे, लोगों तक ना पहुँचे, तो फिर आर्थिक क्रिया का कोई मतलब नहीं है। जब इसे बाजार में बेचा जाएगा तभी विनिमय होगा, लेन देन होगा। बिना लेन देन के तो उपभोग भी नहीं हो सकता। सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। उत्पादन इसलिए होता है क्योंकि उसका विनिमय करना है, विनिमय होता है तब उपभोग होता है, उपभोग होता है तो विनिमय होता है। सभी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो बाजार में मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं का जो लेन देन होता है वो विनिमय कहलाएगा। और विनिमय के विभिन्न सिद्धांत आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, बाजार के विभिन्न प्रकार पढ़ने हैं। ये सब के सब विनिमय के अंतर्गत विषय सामग्री में आ जाता है। फिर है वितरण। जब तक लोगों के हाथ में मुद्रा नहीं रहेगी तो फिर बाजार कैसे चलेगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वितरण क्या है। जब भी उत्पादन होता है उसका विभिन्न उत्पादन के साधनों को जो राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है उसी से वो उपभोग करते हैं, उपभोग करते हैं तो फिर उत्पादन होता है। तो वितरण के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। जैसे साधनों के पुरस्कार में भूमि का पुरस्कार क्या है, पूंजी का पुरस्कार क्या है, श्रम का पुरस्कार क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांत कैसे हैं, किसका निर्धारण कैसे होता है, ये सब अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत आता है। और अंतिम जो रह गया है वो है राजस्व, क्योंकि वर्तमान युग में राज्य की भूमिका बहुत बढ़ गई है और प्राचीन काल से ही राजा को या जो हिस्सा दिया जाता था वो राजस्व है या कर की जो वसूली है ये इसके अंतर्गत आएगी। अब बजट बनाते हैं ये इसके अंतर्गत आएगा। तो वित्तीय प्रशासन का जो भी क्षेत्र है वो अब अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बढ़ गई है। तो कुल मिला के हमको अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में इन 5 क्रियाओं से मिल के अंतर्गत जो भी सिद्धांत आते हैं उनका अध्ययन करना है। चाहे वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में करें चाहे मैक्रो, कुछ का हम अभी माइक्रो में करेंगे। आप लोग फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो के अंतर्गत करेंगे। बाकी बहुत सारे सिद्धांत हैं जैसे कि विनिमय के अंतर्गत मुद्रा का सिद्धांत है, ब्याज का सिद्धांत है, बाजार का सिद्धांत है, बैंक का सिद्धांत है। ये सब आपको द्वितीय वर्ष में पढ़ाया जाएगा। और अभी विनिमय के अंतर्गत आप बाजार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये विभिन्न क्रियाएं आपको एकदम याद होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं या विषय सामग्री कौन कौन सी है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। सभी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसलिए अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखेंगे तो अभी का समझ में नहीं आएगा और अभी का नहीं देखेंगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। तो बड़े ध्यान से आप लोग इसका अध्ययन करें और निष्कर्षतः यही कहेंगे कि फिर इतनी विचारधाराओं के बाद वर्तमान में इसकी विषय सामग्री क्या है। तो इसकी विषय सामग्री बहुत ज़्यादा व्यापक हो गई है। केवल साधनों का वितरण कैसे हो, सीमित साधन का संचालन कैसे हो, ये समस्या ही नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्री रोजगार की समस्या, आय की समस्या और कहना चाहिए अभी के साधन हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो, इन सभी अधिक से अधिक मानव कल्याण कैसे हो, इन सभी बातों का अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र में किया जाता है। इससे अगले वीडियो में हम इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने केवल विषय सामग्री के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।